नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है और राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय भी कर चुके हैं। इस खास मौके पर राहुल गांधी ने देशवासियों को खुली चिट्ठी लिखी है। ओपन लेटर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। साथ ही बताया है कि उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या है। राहुल गांधी की चिट्ठी कैपिटल टीवी के पास है। बताएंगे आपको कि राहुल गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है और खुला पत्र लिखने का आखिर राहुल का मकसद क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक ओपन लेटर लिखा है जिसकी डिटेल्स आपके पास भी है। क्या मकसद है आखिर इस लेटर को लिखने का कांग्रेस का? देखिए, मकसद तो साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि भारत जोड़ो के नाम पर भारत को तोड़ा जाए, डर का माहौल पैदा किया जाए, ये गद्दारों और दलालों को साथ लेकर घूमते रहे। और अब ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के इस यात्रा का असली मकसद क्या है, क्योंकि इस चिट्ठी में एक एक करके कांग्रेस की पोल पट्टी खुल कर रख गई है। राहुल गांधी जिससे भी ये चिट्ठी लिखवाए होंगे, क्योंकि खुद तो लिखना उनके लिए मुश्किल है, जैसा लगता है उनके व्यक्तित्व को देखकर, बातचीत के तरीके को देखकर, कि वो खुद नहीं लिखे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये चिट्ठी तैयार की है, उन्हीं लोगों का साथ लेकर ये निकले हैं भारत को तोड़ने के लिए। एक एक मुद्दे इसमें वही उठाए गए हैं जो अब तक 2014 के बाद से जिहादी गैंग ने उठाए हैं, जो मुद्दे 2014 के बाद से पाकिस्तान ने यूएन तक में उठाए हैं। वही मुद्दे उठाए गए हैं जो चीन पाकिस्तान के मुंह में उंगली डाल के लगातार बुलवाता रहा है। यानी कि चीन और पाकिस्तान से राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है, यह भी पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी इसकी है। और चीन के साथ जो इनका खानदानी रिश्ता रहा है, इनकी मां का खानदानी रिश्ता रहा है, इनकी मां का भी चीन के साथ, चीन के दौरे की सारी बातें सामने आ चुकी है। हालांकि ये अब तक छुपी हुई बात है जो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य बताया कि आश्चर्यजनक बात है कि जब सरकार जिसकी है, उस सरकार की पार्टी दुश्मन देश के साथ एमओयू कर रही है। मतलब बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच हुए उस समझौते के बारे में, जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, वो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से इस चिट्ठी में जिस भाषा का उपयोग किया गया है कि अब देश में डर का माहौल है जी। डर किसका है वो बताने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ये भी बताए कि कौन कौन लोग इस देश में अभी डरे हुए हैं। सबसे पहला, अगर वर्ग के तौर पर बात करें तो वो वर्ग हमेशा इस देश में 2014 के बाद से डर के माहौल में रहा है, जो लगातार करप्शन करता रहा है। क्योंकि ईडी और सीबीआई के जो रिकॉर्ड सामने हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि 8 सालों के अंदर 1,07,000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। ये किससे जब्त किए गए हैं? ये उन्हीं करप्ट पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन से किए गए हैं। तो उनके अंदर तो डर होगा। दूसरी बात, डर किसके अंदर, ये जो बात करते हैं कि समाज के उस वर्ग के अंदर डर है जिसने सैकड़ों सालों तक डर और खौफ का माहौल पैदा किया हिंदुस्तान में। हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। मुसलमान थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि जो लगातार हर दंगे में 1947 के बाद से हर दंगे में सरकार का समर्थन इसी वर्ग को मिलता रहा था। अब यह समर्थन इस वर्ग को नहीं मिल रहा है। इस वर्ग के लोगों को इस बात का डर है कि दंगा होने के बाद सरकार इंसाफ करेगी। अगर आप कानपुर में सड़क पर निकलोगे, गाड़ियां फूकोगे, तो आप भी जेल जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि 2012 की तरह आप खुलेआम 2 बच्चों की हत्या कर दोगे और सरकार, यानी कि उस समय जो अखिलेश यादव की सरकार थी, आपके साथ खड़ी होगी और तमाशबीन बनकर देखती रहेगी बैठ के। डर उन लोगों के अंदर है जो हमेशा यहां पर
छोटे समुदाय में होने के बाद वर्चस्व की बात करते रहे, वर्चस्व पैदा करते रहे, और जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहने की जुर्रत हिंदुस्तान में करते रहे, जो हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का मुल्क है, और इस देश में रह के भी वो इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को काफिर कहते रहे। डर उसके अंदर है, और उस डर को अब हवा में तैराने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जो सवाल हमेशा पाकिस्तान उठाता रहा है, पाकिस्तान क्या बोलता है कि 2014 के बाद भारत में डर का माहौल अल्पसंख्यकों के लिए पैदा हुआ है। यूएन में भी पाकिस्तान बार बार यही सवाल उठाता है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दूसरी बात और है, राहुल गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि अभी राज्य को राज्य से लड़ाया जा रहा है। राज्य को राज्य से लड़ाने की बात ये कौन कर सकता है? कोई देश का आदमी करेगा या फिर विदेशी ताकतें करेगी, और देश के वो दलाल करेंगे जो चीन और पाकिस्तान और अरब के फंड से यहां पर ऐश मौज करते रहे हैं, वो लोग करेंगे। इनके साथ दुलत आए, जिनको रॉ प्रमुख बनाया गया था, आईबी से रॉ की तरफ भेजा गया था, वो जो दुर्रानी के साथ मिलकर किताब लिखते हैं, पाकिस्तान के जनरल जिसने आईएसआई को आतंकवादी संगठन बनाया, भारत के खिलाफ साजिश की, उसको साथ लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो रॉ के प्रमुख रहे हैं, इनको देश की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी है। और वो व्यक्ति बार बार ये सवाल उठाता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई हुई है, उसके कारण हिंदुस्तान के मुसलमान डरे हुए हैं जी, और कह रहे हैं कि संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग डरिए मत, डरिए मत। तो किससे मत डरिए और क्यों मत डरिए, ये सवाल उठता है कि आप उन व्यक्तियों के साथ घूम रहे हैं जो बार बार कहता है कि कश्मीर में 370 को कमजोर किया गया, यानी कि वहां से विशेषाधिकार खत्म किया गया, तो कश्मीर के मुसलमान नाराज हो गए। लेकिन 370 होने पर, विशेष अधिकार मिलने पर कश्मीर के हिंदू नाराज थे, हिंदू परेशान थे, वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ। इस सवाल को कौन उठाएगा? तो ये वही लोग हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी उस पूरे गैंग ब्रिगेड को साथ लेकर चल रहे हैं, और इस यात्रा का असली मकसद साफ तौर पर सामने आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे यात्रा का मकसद है कि जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज को हम उठाएंगे। किनकी आवाज दबाई जा रही है? राहुल गांधी की आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है, उन लोगों की आवाज दबाई जा रही है जो नारेबाजी करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। किनकी आवाज दबाई जा रही है? यहां पर अगर पूरी स्थिति को देखें, 2014 के बाद जो तरीके अपनाए गए कि मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है, आज सबसे ज्यादा मीडिया में आलोचना करने वाले लोग चैनलों में बैठे हुए हैं। रवीश कुमार अभी इस्तीफा दिया है, लेकिन उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अंबानी या अडानी का कब्जा उस पर हो जाए, क्योंकि अंबानी का 30% शेयर तब था जब रवीश कुमार वहां पर आराम से काम कर रहे थे। जितने मीडिया चैनल में लोग हैं उसमें एक एक करके देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर इंडियन एक्सप्रेस में सीमा चिश्ती हैं, जो सीताराम येचुरी की वाइफ हैं। हर जगह पर न्यूज 24 किसका है? कांग्रेस के नेता का। तो सारे मीडिया में भरे हुए इस सिस्टम के लोग हैं, फिर भी ये कहा जा रहा है कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, जबकि मीडिया खुल खुल कर मोदी के खिलाफ बातें कर रही है। इन लोगों ने जितनी भी आवाज उठाई वो देश के खिलाफ आवाज उठाई, और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। शर्जील इमाम जैसे लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान संचालित आतंकवाद जो चल रहा था कश्मीर में, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या इस लेटर के जरिए राहुल गांधी को एक योद्धा दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि वो लेटर में लिखते हैं कि मैं सड़क से लेकर संसद तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतीयों के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हो। हाँ, बिल्कुल हो। राहुल गांधी इसी के लिए लड़ रहे हैं। ये जरूरी है कि राहुल गांधी को ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि इस देश में खुशहाली तभी आएगी जब ये नेहरू गांधी परिवार की राजनीति खत्म होगी। क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा शासन किस परिवार ने किया है?
इसी परिवार ने किया है। और भारत की जो स्थिति हुई है, अगर आर्थिक फ्रंट पर बात करते हैं, आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई बेरोजगारी कोई ऐसा जिन्न नहीं है जो अचानक से सामने आ जाए। 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले देश में अगर आप पिछले 60 सालों से दबा के रखे हुए हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो अचानक से पिटारा खुल के सारा समस्या का समाधान तो होगा नहीं। एक घर की समस्या का समाधान 2-4 दिन में नहीं होता है। 3-4 मुद्दे गिनवाए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाए, रुपए डॉलर के सामने मजबूत हो, गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। इस तरह के मुद्दे बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो कांग्रेस के लिए चाहिए। क्योंकि डॉलर और रुपये की कीमत की बात अगर 1947 से अभी तक देखें तो जिस तरीके से डॉलर और रुपया दोनों बराबर के स्तर पर चलता था 47 में, और जिसको बढ़ा बढ़ा के इसने 50-60 रुपये कर दिया, वो बढ़ता रहेगा तो अभी 80-85 रुपये होगा ही। जो कीमत बढ़ाने की बात है, महंगाई और बेरोजगारी की बात है, वो कांग्रेस सरकार की देन है। आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, उसकी कीमत कम होनी चाहिए। कैसे होगी कीमत? लेकिन हिमाचल में दाम बढ़े उसको लेके कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल यही बात है कि जब जयराम रमेश से पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये मुख्यमंत्री से पूछो। तो मुख्यमंत्री नियुक्त किसने किया था? आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल्ली में बैठकें की, राहुल गांधी की सहमति चाहिए थी। तो आप उनसे बोलो कि जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो मुख्यमंत्री जी आप देखो, इस पर गौर करो कि इसकी कीमत कितनी कम होनी चाहिए। आखिरकार सारे भारतीय जनता पार्टी के जो शासित स्टेट हैं वो सब मानते हैं कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाओ, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जितनी सरकारें हैं, साउथ इंडिया में है वो भी नहीं मानने के लिए तैयार है, महाराष्ट्र में जब थी वो भी नहीं मान रही थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है वो भी नहीं मानती है, हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें जो टैक्स है केंद्र सरकार से ज़्यादा राज्य सरकार लाती है। और वैट अभी इन्हीं दो चीज़ों में जो रखा गया है वो अपने आप स्टेट गवर्नमेंट इसको बढ़ा घटा सकती है। अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो फिक्स हो जाएगा कि 18% ही लगेगा, उसमें केंद्र का और राज्य का, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों होगा। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी। राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं चर्चा करते? लेकिन चर्चा तो कर रहे हैं, अपनी तारीफ बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इस लेटर में भर भर की राहुल गांधी की तारीफ लिखी हुई है। कह रहे हैं कि इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए एक नई ताकत दी है। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा में मुझे सिखाया है कि मेरे व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों की ढाल बनना। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि खुली है अभी। इनको लगता है कि पिछले 20 साल से हम इसलिए राजनीति में थे क्योंकि हम राजीव गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं। जब ये राजनीति में आए, चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो उस समय अमेठी को चुना, लोकसभा सांसद बन गए बिना कुछ मेहनत किए हुए। मतलब अब तक इनको देश की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में, राजनीति के बारे में, लोगों की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने साबित कर दिया कि पिछली बार जब इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और पीएम मोदी के सामने खड़ा किया गया पीएम उम्मीदवार के तौर पर, तो इन्हें देश की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इनकी बुद्धि खुली है, ये समझ गए हैं कि यात्रा से पैदल चलते हुए पैर में जो दर्द हुआ, पैर की दर्द है जो दिमाग पर चला, और वो बुद्धि का विकास अब हुआ है। तभी कहते हैं कि राहुल गांधी मर गया, इसीलिए राहुल गांधी मर गया है जी। लेकिन ओवैसी पूछ रहे हैं कि जो घूम रहा है वो कौन है, कौन सा जिन्न है? वो राहुल गांधी का जिन्न है, वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के मारने के पीछे राहुल गांधी के इस पूरे कांग्रेस के सिस्टम का हाथ है। क्योंकि राहुल गांधी तो उस नेहरू गांधी परिवार की विरासत संभालने वाले व्यक्ति हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के दिमाग में राहुल गांधी बैठा हुआ है, यानी कि युवराज की बात होती है, उस युवराज से हम अलग हो जाएं। लेकिन वो छवि आपकी बनी है और बनी रहेगी, क्योंकि आपने अब तक
कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोगों को लग सके कि हमें इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की योग्यता दिखाई दे रही है। क्योंकि राहुल गांधी अब तक अपनी बेवकूफ़ियों के लिए जाने जाते हैं और अब जो काम कर रहे हैं इस यात्रा में, अगर वो इन लोगों का साथ नहीं लेते, साउथ इंडिया से चलते हुए आए, दिल्ली आते आते इनको कमल हसन याद आ गया। कमल हसन जैसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, उस व्यक्ति को अपने साथ ले आए क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो एक्टर है। तो ऐसे स्थिति में जिन लोगों के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है, जिसे ऊपर उठा उठा के साथ में घुमा रहे हैं, वो लोगों की हकीकत जनता जानती है। इतने दिनों में वो सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 60 सालों में क्या हुआ और अब क्या बदलाव हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखकर और कांग्रेसियों को घर घर तक इसको पहुंचाने की बात करके ये बता दिया है कि इसी चिट्ठी के कारण कांग्रेस की पोल खुली है कि ये यात्रा जो है वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा। चिट्ठी लिखना महंगा पड़ गया राहुल गांधी को। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो राहुल गांधी ने खुला पत्र लिखकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। अब राहुल गांधी लेटर लिखकर जो संदेश देना चाहते हैं उस पर कांग्रेस कितना खरा उतरती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ राहुल गांधी का लिखा पत्र हर घर तक पहुंचाएगी। अब हर घर राहुल का यह संदेश आने वाले वक्त में क्या रंग लाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।